Good morning, students. In our last class, we have discussed the measurement of anything, right? That like how can we take the measurement of anything and what is the importance of measurement in our life, that also we have discussed. Then also we have discussed कि पहले के समय में जो मेजरमेंट्स लिए जाते थे वो काफ़ी इम्प्रॉपर होते थे, इसलिए उनको रिमूव करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट आया, जिससे कि जिसको ऐसा यूनिट बोला गया जो कि सभी जगह पर एक्सेप्टेबल था, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे कि पहले की यूनिट्स में ऐसी क्या कमियां थी और पहले कौन सी यूनिट्स थी जो मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती थी, उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, राइट। इन ओल्डन डे टाइम्स measurements were made in reference to different parts of the human body. पहले के समय में जो मेजरमेंट्स हुआ करते थे वो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के हिसाब से हुआ करते थे, राइट। मतलब हम हमारे हाथों की हेल्प से, हमारे पैर की हेल्प से, हमारे वेट, हमारी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग चीज़ों को मेजर किया करते थे। लॉन्ग अगो द इजिप्शियंस डेवलप्ड अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द क्यूबिट। जो इजिप्शियंस थे, इजिप्ट के पीपल थे, उन्होंने एक मेजरमेंट की यूनिट बनाई थी जिसको क्यूबिट बोला गया। इट वॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर। और इस क्यूबिट का मतलब क्या था? इस क्यूबिट का मतलब था बेसिकली आपके एल्बो से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर आपके मिडिल फिंगर की टिप तक का जो डिस्टेंस थी, दैट वाज नेम्ड एज क्यूबिट, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, हर एक के हैंड का साइज़ जो है वो अलग अलग होगा, इसलिए जब मैं एक क्यूबिट लेंथ मेजर करूँगा तो वो अलग होगी, और अगर कोई और पर्सन 1 क्यूबिट लेंथ मेजर कर रहा है तो वो अलग होगी, राइट। इसका मतलब सिंस हर एक के हैंड का साइज़ अलग अलग है तो आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, और जो आपका मेजरमेंट होगा वो कैसा होगा? इम्प्रॉपर, राइट। द हैंड वॉज द विड्थ ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड हैंड from the tip of the thumb to the tip of the little finger, where foot was length of the human foot, pace was length of single step. सिमिलरली क्यूबिट के अलावा एक हैंड भी एक यूनिट हुआ करती थी। द हैंड वॉज द विड्थ ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड हैंड। हम अगर हमारे हैंड को आउटस्ट्रेच करें तो जो हमारे हैंड की लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे हैंड, राइट। उसके बाद हमारी थंब की टिप से लेकर हमारी लिटिल फिंगर की टिप तक की, फ्रॉम द टिप, जो हमारा आउटस्ट्रेच्ड हैंड है उसमें हमारे थंब की टिप से लेकर हमारे लिटिल फिंगर की टिप का जो डिस्टेंस है उसको हैंड बोला गया था, राइट। देन हमारे पैरों का जो डिस्टेंस है, जो हमारे पैरों की लेंथ है, उसको फुट बोला गया। फिर हम एक स्टेप में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसको पेस बोला गया। तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से अलग अलग लेंथ को मेजर किया गया, लेकिन इट वाज द सेम थिंग। हर एक के हैंड का साइज, फुट का साइज सब अलग अलग है, इसलिए यहाँ से जो मेजरमेंट्स आएंगे वो इम्प्रॉपर होंगे और करेक्ट नहीं होंगे। इफ सच यूनिट्स वर मेड यूज टू मेजर डिस्टेंसेस और वे ऑब्जेक्ट्स, there would not be any consistency and people would not know the actual distance or weights. That is why we need uniform and common unit of measurement that are known and understood by all, right? सिंस ऑब्वियसली हर एक पीपल का हाथ का साइज़ अलग है, फुट का साइज़ अलग है, उनके द्वारा डिस्टेंस जो उन्होंने तय की स्टेप्स में वो अलग है, इसलिए जो फुट की वैल्यू है, क्यूबिट की वैल्यू है, हैंड, इन सबको हम एक एक्यूरेटली मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। ये सब जो है वो वेरिएबल मेजरमेंट्स हैं। अगर हमको एक्यूरेट मेजरमेंट्स चाहिए तो हमको उसके लिए एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाना पड़ा जिसको बोला गया एसआई यूनिट, राइट। तो एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत हमको महसूस हुई जो हर जगह मान्य हो, हर जगह एप्लीकेबल हो, और हर हर जगह उसकी वैलिडिटी जो है वो रहे, राइट। मतलब अगर 1 मीटर आप इंडिया में मेजर कर रहे हो और 1 मीटर आप कहीं अब्रॉड में जाके मेजर कर रहे हो तो उस 1 मीटर की वैल्यू हर जगह फिक्स रहे,
जगह जगह के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज ना हो, इस ऐसे सिस्टम की हमको एक रिक्वायरमेंट लगी, और तब जाकर आया एसआई यूनिट, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स क्या होती हैं और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या क्या हैं। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी नाउ। Scientists all over the world have agreed on a uniform and standard set of units that would be accepted by all over the world. जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात पर चर्चा की, इस बात पर अपनी सहमति जारी की कि हमको एक ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो, और चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो उसकी वैल्यू जो है वो हर जगह सेम रहे। और इस सिस्टम को बोला गया सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और सिंपली इसको बोला गया एसआई यूनिट, राइट। एसआई इज द एब्रीविएशन ऑफ द फ्रेंच टर्म लेस सिस्टम इंटरनेशनल डीज यूनिट यूनाइट्स। जो एसआई है वो इस फ्रेंच वर्ड का एब्रीविएटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, राइट। तो यहाँ से एक नया सिस्टम बनकर आया, दैट वाज द एसआई सिस्टम, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल था। मतलब हम चाहे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, सारी कंट्रीज उस एसआई सिस्टम को मानेंगी, उसको अप्रूव करेंगी, राइट। दे हैव टू ओबे दिस एसआई सिस्टम। द एसआई इज मेंटेन्ड बाय एन एजेंसी इज पेरिस। जो एसआई है उसको कौन मेंटेन करता है, किसने ये सारी यूनिट्स बनाई, तो इसको मेंटेन करने के लिए पेरिस में एक एजेंसी है, वो इन सारी यूनिट्स को मेंटेन करती है। द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, BIPM, for the Bureau International D's Points and Measures. It is updated very few years by an international conference, the General Conference on Weights and Measurement, CGPM, for Conference General D's Points at Measures, right. पेरिस की ये जो एजेंसी है उसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने डेवलप किया है, उनके द्वारा ये चलाई जाती है। और इसको अभी कुछ ही साल पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा बनाया गया था। द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स ने इसकी स्थापना की थी, राइट। अटेंडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल कंट्रीज एंड इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इस कॉन्फ्रेंस को किन किन लोगों ने अटेंड किया था, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव्स ने, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। द 22nd CGPM met in October 2003. The last meeting was held in 2007. जो 22वीं CGPM की मीटिंग थी वो अक्टूबर 2003 में हुई थी, और उसके बाद जो लास्ट मीटिंग थी वो 2007 में हुई थी। उसके बाद कोई भी मीटिंग उससे रिलेटेड नहीं हुई है, राइट। नाउ हियर वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू, दैट एक्टिविटी यू हैव टू रीड बाय योर ओन, ओके। इस एक्टिविटी को आप लोग खुद पढ़ेंगे एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय योर ओन। फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं, बेसिकली ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, या अलग अलग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम किन यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एरिया। अगर हम बात करें तो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि फंडामेंटल है, मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करती हैं, उनको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सो अभी आप लोग कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपको अभी के लिए हेल्पफुल रहेंगी, राइट। जिसमें कि हम लेंथ पढ़ेंगे, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम और एरिया, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
that we can measure. Physical quantities can be divided into two categories: fundamental physical quantities and derived physical quantities. अब physical quantities को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अब फंडामेंटल का मतलब होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो। और डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, राइट। फॉर एग्जांपल एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जो एरिया है वो लेंथ और ब्रेड्थ पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए जो एरिया है वो क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो जो लेंथ है वो अपने आप में एक क्वांटिटी है और वो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही है, राइट। इसलिए जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो एसआई सिस्टम है उसमें बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उन्होंने बताई थी। ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, उनकी यूनिट्स उन्होंने हमको बताई थी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड in terms of other quantities, for example mass, time, length, etc. Units in which these physical quantities are measured are called the physical fundamental units, right. 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि फंडामेंटल होती हैं, जो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करती हैं। और इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है जो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया गया है और उनके लिए एसआई यूनिट्स और सिंबल्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लेंथ को मेजर करना है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट होती है मीटर, और मीटर का सिंबल होता है एम। अगर हमको मास को मेजर करना है, तो मास को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, और इसका सिंबल होता है केजी। टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड, और सेकंड के लिए हम लिखते हैं एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और एम्पियर के लिए हम लिखेंगे ए। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, और केल्विन के लिए हम लिखते हैं कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मेजर करोगे मोल में, और इसके लिए हम लिखेंगे MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम मेजर करते हैं कैंडेला में, और इसके लिए सिंबल होता है CD, राइट। तो इस तरीके से ये 7 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल होती हैं, और इनको मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट्स हैं और उनके सिंबल्स ऑल्सो दैट वी हैव सीन, ओके। सो इट इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट, you should learn all these physical quantities along with their units, okay. Now derived physical quantities are those that are defined in terms of fundamental quantities. derived quantities वो होती हैं जिनको हम fundamental quantities की terms में represent करते हैं, right। जैसे कि एरिया है, तो एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी, और एरिया जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वो क्या हो गई, derived quantity. For example, area of a rectangle is the product of its length and breadth. Volume of a cuboid is the product of length, breadth and height. The same thing that I have just told you. जैसे कि एरिया लेंथ और ब्रेड्थ पे डिपेंड करता है, वैसे ही वॉल्यूम जो है वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पर डिपेंड करती है। इसीलिए जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। नाउ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट are all measured in terms of fundamental units of length. So we can see that units used to measure the derived physical quantities are derived from the fundamental units and are hence called the derived units, right? So ऐसी quantities जो किसी दूसरी physical quantity से derive होती है, उनको बोला जाता है derived units, okay? सो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी यूनिट्स जो हैं वो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट से डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया की यूनिट होती, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट भी क्या होती है, मीटर। तो एरिया की यूनिट हो जाती है मीटर स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हम डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स जो हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं।
simple multiples and sub-multiples of units of measurement. यूनिट ऑफ मेजरमेंट के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स क्या होते हैं, दैट थिंग इफ वी सी, सो वी ऑल नो दैट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर, but when we want to measure the length of something small like a pencil or eraser, a meter become too large a unit and causes inconvenience, right? आपको अभी हमने पढ़ा कि लेंथ को मेजर करने की यूनिट होती है मीटर, लेकिन अगर मैं कोई बहुत कम डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा हूँ, बहुत छोटी चीज़ को अगर कोई मैं मेजर करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे मीटर जो है वो बहुत बड़ा हो गया, राइट? इसके लिए मुझे एक छोटी यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके लिए मैंने बनाया एक नई यूनिट जिसको मैंने बोला सेंटीमीटर, राइट? वैसे ही मान लीजिए अगर हमको कोई बहुत बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी है, तो वहाँ पे ये जो मीटर है वो छोटा हो गया। अब आपको और बड़ी यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आपने एक और यूनिट बनाई, आपने सुना होगा, दैट इज़ किलोमीटर। तो इस तरीके से हम हमारी एसआई यूनिट के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स बना सकते हैं। टेक अनदर एग्जाम्पल, सपोज यू वांट टू फाइंड द मास ऑफ समथिंग एज स्मॉल एज अ पेबल। आपको एक बहुत छोटी चीज़ का मास जो है वो कैलकुलेट करना है, राइट? Here using kilogram as a unit of measurement is not suitable as it is too heavy compared to the object to be measured. और जब हमको एक बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना है, तो वहाँ पर किलोग्राम जो है वो इनकन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि वो बड़ी यूनिट्स के लिए बड़ी क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए जब हमको बड़ी क्वांटिटीज़ को छोटी क्वांटिटीज़ में या छोटी क्वांटिटीज़ को बड़ी क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करना होता है, तो हमने वहाँ पर बना लिया उस हमारी मेन क्वांटिटी के कुछ मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। इन सच केसेस वी हैव टू यूज़ द सब मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट्स टू बी मेजर्ड, राइट? तो हमने क्या बना लिए, कुछ सब मल्टीपल्स बना लिए। सिमिलरली सिचुएशंस अराइज व्हेन द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट बिकम टू स्मॉल. For example, for measuring long distance like the distance between two cities, a meter scale will not be suitable. We would need a larger unit of measurement with kilometer. In such cases, we use multiples of units of measurement, right? अभी हमने क्या पढ़ा कि जो अगर हमारे पास बड़ी यूनिट है और हमको छोटी चीज़ मेजर करनी है, तो वहाँ पे आपको यूनिट्स को छोटा करना पड़ेगा। वहीं अगर आपके पास जो यूनिट है वो छोटी हैं और आपको उससे बड़ी चीज़ें मेजर करनी हैं, तो वहाँ पर आपको यूनिट्स को बड़ा भी करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मीटर है वो बहुत छोटी यूनिट है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें किलोमीटर के, या अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस मेजर करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल दो सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस अगर आपको मेजर करनी है, तो वहाँ पर आपको बड़ी यूनिट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर, राइट? इसलिए हम हमारी एसआई यूनिट्स को छोटी यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बड़ी यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट. Depending on the magnitude of the object to be measured, the appropriate multiples or the submultiples of the units are selected. डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऐसा यूनिट के आगे इन मल्टीपल्स को लगा सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई चीज़ बड़ी है और आपको छोटी चीज़ें मेजर करनी है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सेंटीमीटर, राइट? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ऑल्सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो यहाँ से आप देख सकते हैं लेंथ को मेजर करने की काफ़ी सारी यूनिट्स, सेंटीमीटर हो गई, मिलीमीटर हो गई, मीटर तो है ही सही, डेसीमीटर, किलोमीटर और मीटर्स, राइट? तो यहाँ पर हमने देख ली 5 यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द लेंथ. और इसी तरीके से हम हर एक यूनिट को स्मॉल और लार्जर पार्ट में मल्टीपल्स उसके बना सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस. गाइडेड लर्निंग. Measure the length of teacher's table using your hand and compare the results obtained by
अदर्स। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, अगर आप सभी बच्चे एक लेंथ को मेजर करोगे तो सबका आंसर जो है वो अलग अलग आएगा, राइट। अगर आप अपनी टीचर की टेबल को मेजर करें स्कूल में, तो आप सब जब उसको मेजर करेंगे तो आप सभी का आंसर अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि आप सबके हैंड्स का साइज़ जो है वो अलग अलग है, राइट। तो जब आप सभी क्लासमेट्स के हैंड का साइज़ अलग अलग है, तो इसलिए जब आप उसको हैंड से मेजर करोगे तो सबका आंसर ऑब्वियसली अलग अलग आएगा, और वहाँ पर जो है वो हमारा आंसर जो होगा वो इनएक्यूरेट होगा, राइट। दैट इज़ वाई हमको एक प्रॉपर मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी, एक एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी, जो कि हमको एसआई सिस्टम ने दिया। डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ यूजिंग मीटर स्केल एंड मेजरिंग टेप। हम किसी भी चीज़ की लेंथ को किन चीज़ों से मेजर कर सकते हैं? स्केल से, और दूसरा मेजरिंग टेप आती है उससे, राइट। देर आर सेवरल डिवाइसेस अवेलेबल फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड द अप्रोप्रिएट डिवाइस शुड बी यूज्ड। हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिससे हम किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमको किस चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम अलग अलग डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। इन योर साइंस लेबोरेटरी यू मस्ट हैव नोटिस दैट द वुडन मीटर स्केल इज़ यूज टू मेजर द लेंथ। जब आप बड़ी क्लासेस में साइंस लैब में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि चीज़ों को मेजर करने के लिए बड़ी वाली वुडन स्केल जो है उसका यूज़ किया जाता है। अगर आप टेक्सटाइल शॉप में जाओगे तो वहाँ पे आप देखेंगे अ मीटर रॉड इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। एक रॉड रहती है, वो रॉड का यूज़ किया जाता है क्लॉथ की लेंथ को मेजर करने के लिए। रॉड्स एंड स्केल्स आर usually used to measure the objects that are straight and flat like the surface of table। रॉड्स और स्केल का यूज़ हम उन चीज़ों को मेजर करने के लिए कर सकते हैं जो कि फ्लैट हैं और स्ट्रेट हैं, राइट। लेकिन रोल्स ऑफ द टेक्सटाइल कैन बी लेड आउट स्ट्रेट एंड मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रॉड। टेक्सटाइल के जो रोल्स हैं जब वो स्ट्रेट होते हैं तो उनको भी हम मीटर रॉड की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड मीटर स्केल्स हैं। आप सभी का जो स्केल है, जब आप किसी के भी स्केल से लाइन ड्रॉ करो, आपका जो मेजरमेंट है वो हमेशा सेम आएगा। क्यों? क्योंकि सभी के जो स्केल हैं वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट से बने हुए हैं, इसीलिए जो रीडिंग्स आती हैं वो हमारे पास कैसी होती हैं? एक्यूरेट, राइट। बट देन हाउ वुड यू मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्री और अ साइज ऑफ योर वेस्ट? अब हम स्केल से या रॉड से ऐसी चीज़ों को तो मेजर कर लेंगे जो कि फ्लैट हैं, राइट। लेकिन ऐसी चीज़ों का क्या जो कि सर्कुलर या सिलेंड्रिकल है? फॉर एग्जांपल एक ट्री हो गया, हमारी वेस्ट का साइज़ हो गया, हमारी कमर का साइज़ हो गया। उन चीज़ों को हम कैसे मेजर करेंगे? दैट थिंग इफ़ वी वांट टू मेजर, then for this we have to use a measuring tape as it is flexible and can be wound around the object to be measured। अगर हम ऐसी किसी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं जो कि सर्कुलर या सिलेंड्रिकल है, तो हमको मेजरिंग टेप का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेजरिंग टेप जो है वो फ्लेक्सिबल होती है और इजीली हम उसको एक ट्री के ट्रंक पर रोटेट करवा कर उसको उसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं, राइट। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देर आर सर्टेन प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू इंश्योर दैट द मेजरमेंट इज़ एक्यूरेट। जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो वहाँ पर हमको कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानियाँ। हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारा जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट हो और उसमें कोई भी गलतियाँ ना हो। Place the measuring device in contact with the object and along the length which is to be measured। हमारा जो मेजरिंग स्केल है या जिस भी चीज़ से हम मेजर कर रहे हैं और जिस भी चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं, उन दोनों को हमको एक साथ रखना होता है, एक कांटेक्ट में रखना होता है। इफ़ वी आर गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल और द विड्थ ऑफ वुडन ब्लॉक, प्लेस द मीटर स्केल पैरेलल टू द एज। अगर हम
एक वुडन ब्लॉक या टेबल की लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो स्केल को हमको उसकी एज से जस्ट पैरेलल रखना चाहिए। मेक श्योर दैट नाइदर एंड ऑफ द स्केल शिफ्ट ड्यूरिंग द मेजरमेंट। और जब आप मेजरमेंट ले रहे हो तो उस समय कोई भी पार्ट जो है वो शिफ्ट ना हो, मतलब जो स्केल है वो थोड़ा सा भी शिफ्ट ना हो। अगर ऐसा हुआ तो आपका जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा, राइट। You should not make a mistake while noting down the reading on the scale. Your eyes should be directly above the reading and the tip of the object. जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो हमको बहुत एक्यूरेटली रीडिंग लेनी चाहिए और हमको एग्जैक्ट हमारी आंखें रीडिंग से जस्ट ऊपर रखनी चाहिए। अगर आप उसको थोड़ा सा साइड से देख रहे हो तो आपकी जो रीडिंग है वो इम्प्रॉपर आएगी। इसलिए हमको रीडिंग्स को बहुत शार्पली और केयरफुली नोट डाउन करना चाहिए, राइट। ऑल्सो ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं हमको इन लाइंस को प्रॉपरली मेजर करना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मेजरमेंट इम्प्रॉपर हुआ तो जो हमारा आंसर है वो इनएक्यूरेट आएगा, राइट। ओवर टाइम द एजेस ऑफ द स्केल में चिप ऑफ और वेयर आउट। जब हमारा स्केल पुराना हो जाता है तो उसका जो एजेस हैं वो थोड़ी सी घिस जाती हैं या टूट जाती हैं। मैनी अ टाइम ज़ीरो मार्क में नॉट बी क्लियरली विजिबल। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ज़ीरो वाला मार्क है वो विजिबल ही नहीं रहता है। In such cases, you should start measuring from the next clear full mark like 1 or 2. उस केस में आपको फुल जो नेक्स्ट वाला मार्क होता है वहाँ से अपना मेजरमेंट लेना चाहिए और जहाँ से भी आप मेजरमेंट ले रहे हो वहाँ से रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। रिमेंबर टू सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। मान लीजिए अगर आप 1 से रीडिंग ले रहे हैं तो आपका फाइनल आंसर जो भी आ रहा है उसमें से 1 को हम माइनस कर देंगे। अगर हम 2 से रीडिंग ले रहे हैं तो फाइनल आंसर में से 2 को माइनस कर देंगे। और इस तरीके से जब हम कुछ प्रिकॉशंस को रखें माइंड में तो हमको जो आंसर मिलेगा वो एक्यूरेट होगा और उसमें कोई भी गलतियाँ नहीं होंगी, राइट। Hence our chapter is completed now. From our next class we will start the next chapter. Okay, so that's all for today's class, students. Thank you.